नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का जो चैप्टर है कैदी और कोकिला। ये चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। ये एक कविता है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कैदी और कोकिला, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ये कविता तब लिखी गई है जब वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे 1920 में, यानी कि आज से एक एक शताब्दी पूर्व अर्थात 100 वर्ष पहले की बात है कि जब गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसी तरह के भी ये जो आंदोलन बहुत सारे चलाए गए, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महापुरुषों ने हमारे देश को आजाद कराने में, तो उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी भी महात्मा गांधी जी के साथ उस आंदोलन में भाग ले रहे थे और वो अंग्रेज और ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए थे और कैद में डाल दिए गए थे। तो उस समय ये जो कविता है, ये उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैदी होते थे, स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उन पर किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन करती है, उन पर किए जा रहे अत्याचारों को बताती है। तो लोगों को इन सब चीजों से, इन सब चीजों को बताने के लिए, इन सब चीजों को समझाने के लिए, यानी कि उस मर्म को बताने के लिए, उस दुख को बताने के लिए कवि ने ये कविता रची है और बहुत सारी बातें हमें इस कविता के दौरान उन्होंने बताई है, समझाई है कि कितने ज्यादा अत्याचार ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन उन कैदियों पर किया करते थे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कैदी और कोकिला। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कॉपी पेन पेंसिल जो भी है हाथ में ले लीजिए। अगर पाठ्य पुस्तिका है तो उसमें भी अंडरलाइन करते रहिए। कोई भी कठिन शब्द अगर आता है, वैसे तो बहुत आसान भाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें ये कविता समझाने की कोशिश की है। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन कैदी और कोकिला। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय पर नजर डालेंगे। आपके पाठ्य पुस्तिका में इसका पूर्ण रूप से इनके जीवन का वर्णन किया गया है, पूर्ण रूप से इनके जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इनका जीवन रहा, कितनी बार ये स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान ये जेल गए और बहुत सारी चीजें इनके बारे में आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें ही संक्षिप्त रूप से लेंगे। जीवन परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव सन 1889 में हुआ था। ठीक है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गए थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि, प्रखर पत्रकार थे। वो एक देशभक्त कवि थे, अर्थात उनकी जो कविताएं हैं उनमें देशभक्ति साफ रूप से दिखाई देती है। और एक प्रखर पत्रकार अर्थात अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने वाले एक पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो कविता है, ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया
देशभक्ति पर ही आधारित है कि जब माखनलाल चतुर्वेदी जी ब्रिटिश सरकार की कैद में थे, ब्रिटिश शासन की कैद में थे, और वो बता रहे थे कि किस तरह की उनको वहां पर परेशानियां हुई। वो कई बार इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा था, और वो बताते हैं कि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, किस तरह का गलत व्यवहार उनके साथ हुआ था। और इन्हीं सभी चीजों को जनता के सामने लाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। शुरू करते हैं। वो कोयल के माध्यम से अपनी इस कविता को बता रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चित्र में भी कि कोयल किस तरह से डाल पर बैठी हो, और कोयल की जो आवाज है वो कितनी प्यारी और मीठी होती है। तो कोयल के माध्यम से ही उन्होंने अपनी कविता को रचा है, अपनी कविता को लिखा है, कि वो कोयल से कहना चाहते हैं कि ये अभी का जो समय है, कोयल भी यहाँ पर अपने मीठे बोल, जो वो मीठे गीत गाती है, वो उन कैदियों की जो दशा है उनको देखकर अपने अच्छे सुर में गाना भी वो भूल गई है। अपने जो वो स्वर लगाती थी वो स्वर लगाना भी भूल गई है, और वो अलग ही तरीके का एक राग गा रही है, अलग ही तरीके से वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है। तो कवि उसी से पूछ रहे हैं, उस जेल की दीवार से, जो कोयल जेल की दीवार पर बैठी हुई है और जोर जोर से गा रही है। तो क्या कह रहे हैं कवि? यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने एक स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो कारागार में बंद है, उसकी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या गाती हो, क्या रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि जो है वो बार बार कोयल से कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्या गाते गाते रह जाती हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कोयल के गाने को सुनकर, कि कोयल बार बार चीख रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रात के घोर अंधेरे में, कारागार जो है, जो जेल है, उसके दीवार पर बैठकर रात के घोर अंधेरे में कोयल गा रही है। क्योंकि कोयल तो जब चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत सुंदर वातावरण होता है, तो वो पेड़ की डालों पर बैठकर चहकती है, इधर उधर फुदकती है। लेकिन आज वो जेल की दीवार पर बैठकर रो रही है, जेल की दीवार पर बैठकर गाना गा रही है। तो कवि कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्या क्यों रह रह जाती हो। अर्थात कवि कहते हैं कि आप क्या गा रही हो, और फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या बोलना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। क्योंकि अब इतने सारे प्रश्न कवि के मन में उमड़ रहे हैं कोयल का गाना सुनकर, कि अब वो उन प्रश्नों के बोझ से दबे जा रहे हैं, और अब उनसे रहा नहीं गया, और अब वो कोयल से आखिर पूछ ही लेते हैं कि तुम क्या गा रही हो, और गा भी रही हो तो बीच में क्यों रुक जाती हो, बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहते हैं, हे कोयल जरा बताओ तो सही, क्या किसका संदेशा लाई हो, क्या किसी का संदेश लेकर आई हो तुम मेरे लिए। अगर कोई संदेश लाई भी हो तो हे कोयल मुझे बताओ, ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो कवि के मन में आ रहे हैं, और वो कोयल से पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कह रहे हैं, अंग्रेज सरकार के जो कारनामे हैं उस कैद खाने के अंदर, उस काल कोठरी के अंदर अंग्रेज सरकार क्या कर रही है,
उसके बारे में बता रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरों में, अर्थात जो कैद खाने की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जेल की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहां सबसे पहले तो वहां घनघोर अंधेरा है, अर्थात वहां पर बिजली की लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत रोशनी आती है रोशनदान से, लेकिन रात का अभी समय है, तो अभी पूरा अंधेरा घनघोर वहां पर छाया हुआ है। और डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, क्योंकि ये जो जेल है वो किसके लिए बनाई जाती है? जेल तो अक्सर डाकुओं के लिए, चोरों के लिए और बटमारों के लिए बनाई जाती है। ये तो उनका डेरा होता है। जीने को नहीं देते भरपेट खाना, तो पेट भर खाना अर्थात यहाँ पर हम रहते हैं, जेल के अंदर की जो दीवारें हैं, यहाँ पर हमें डाकुओं के साथ रहना पड़ता है, चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ता है, और सम्मान की तो कोई यहाँ पर आशंका ही नहीं है कि कुछ सम्मान भी होगा। उल्टा क्या है कि यहाँ पर उनको जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं नसीब होता है, जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता है। और अगली पंक्ति बहुत ज्यादा मार्मिक है, कहते हैं कि मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। अगर कोई अपनी खुशी से मरना भी चाहता है, अगर, क्योंकि खाना तो दिया नहीं जाता है पेट भरने के लिए जो जीने के लिए पर्याप्त हो, और अगर कोई मरना भी चाहता है तो उसको मरने भी नहीं दिया जाता है, यानी कि उसको तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही अंग्रेज प्रशासन का, अंग्रेज शासन का उद्देश्य है। आगे कहते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहते हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक तो जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, जब वो जेल की कैद खाने में है तो उनके सामने दिन रात कड़ा पहरा है। जो जेलर है, जो पुलिस वाले हैं, जो वहां के जेल के जो ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक हैं, वो दिन रात जेल की उस कैद खाने के बाहर खड़े रहते हैं, पहरा लगाए खड़े रहते हैं। तो अब कवि को समझ में नहीं आ रहा है, कवि सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये शासन है या तम का गहरा प्रभाव, अर्थात ये ऐसा क्या शासन है जहां पर घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रही है। तम अर्थात अंधकार, ये शासन है या तम का प्रभाव है, अर्थात निराशा का घोर प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या कहते हैं, हिम कर निराश कर चला रात भी काली है। तो बहुत प्यारी सी पंक्तियां कवि ने लिखी हुई है कि एक तो इनका शासन करने का जो तरीका है वो गलत है, दूसरा इनका जेल में रखने का जो तरीका है वो गलत है, और तीसरा तीसरा कि जो ये घोर अंधकार रूपी निराशा हमें दिखाई दे रही है आकाश में, जहां पर अब हमारे लिए हिमकर अर्थात चंद्रमा का चंद्रमा निराश कर चला रात भी काली, अर्थात अब यहाँ पर चंद्रमा का जो न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा उजाला है, जो नए सूर्य रूपी आशा रूपी चंद्रमा का जो थोड़ा सा आशा रूपी चंद्रमा की जो किरण है वो भी अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो रात पूरी तरह से काली है, चंद्रमा भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो अब यहाँ पर कवि फिर से कोयल से पूछते हैं कि यहाँ पर, हे कोयल, तो इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और तू दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो क्या? कवि कह रहे हैं कि रात भी काली है, शासन भी काला है, और वहां पर आशा रूपी, न्याय रूपी जो छोटा सा चंद्रमा की किरण कभी कभी आ जाया करती थी, आज तो वह भी चला गया है, अर्थात वह भी नहीं है। और ऐसी काली अंधियारी रात में, ऐसी कालिमामयी रात में तुम क्यों जागी हो और अपनी आवाज से दूसरों को क्यों जगाना चाहती हो? तुम क्या कोई संदेश दे रही हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, क्यों हूक पड़ी, तुम क्यों
अपने मन में ऐसी हुक लेकर, अर्थात जिस ऐसे स्वर में जिसमें वेदना निहित हो, जिसमें दर्द भरा हुआ हो, तो ऐसी वेदना की बोझ वाला स्वर लेकर तुम क्यों गा रही हो, कोकिल बोलो तो। उस तरह अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि? कवि इन पंक्तियों से भारतवासियों के मन में, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में जो छुपी वेदना है, मन में छुपा जो दुख है, वो इस कोयल के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि तुम इस जेल की दीवार में जो कैदी है, उसको भी कोयल की आवाज में दर्द महसूस हो रहा है, वेदना महसूस हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो अत्याचार है, किए जाने वाले जो जुल्म है, वो देख लिए हैं। इसलिए उसके स्वर से, उसके कंठ से मीठी ध्वनि निकलने के बजाय वेदना का स्वर निकल रहा है, दर्द का स्वर निकल रहा है। तो कवि कहते हैं, आखिर क्या लूटा, क्या तुमने ऐसा देख लिया कि तुम इतना दुखी हो रही हो, इतना दर्द तुम्हारी आवाज में सुनाई दे रहा है। तो ये कोयल जो है, उसके दर्द की हुक किसमें शामिल है? कवि की इन पंक्तियों में शामिल है। और इन पंक्तियों से, अपनी हुक से कोयल वेदना सुनाना चाहती है। अब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कवि, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब कह रहे हैं कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, अर्थात मीठे स्वर में गाने वाली हो, अर्थात बहुत तुम्हारा जो स्वर है वो बहुत मीठा है, तो फिर आज इसमें इतनी वेदना क्यों, आज इसमें इतना दुख क्यों है? क्या हुई बावली, क्या तुम पगला गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो? क्योंकि अब कोयल का इस तरह से चीखना कवि को बहुत ज्यादा अस्वाभाविक लग रहा है, बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि कोयल तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है, बहुत मीठा गाने वाली है। तो उसको, कवि को ये जो स्वर है कोयल का, वो बहुत ज्यादा अस्वाभाविक और अजीब लग रहा है। तो कवि कहते हैं, क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, तुम्हें क्या हुआ है? अर्धरात्रि को चीखी, आखिर तुम आधी रात को जो चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, अर्थात क्या हुआ है, तुम आधी रात में इस तरह क्यों चीख रही हो? कोकिल बताओ तो, बोलो तो सही, किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं, दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, अर्थात दवानल जो जंगल में लगने वाली आग है, उसको दवानल कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि तुम अर्धरात्रि में, आधी रात में इस तरह से चीख रही हो, क्या तुमने उस जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है? तो उसका क्या अभिप्राय है यहाँ पर? कवि का जंगल में लगी हुई आग से क्या अभिप्राय है? वो कहते हैं, शायद कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार देख लिए हैं, जो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों पर, भारतवासियों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, वो शायद इस कोयल ने देख लिए हैं, तो वो इतना ज्यादा चिल्ला रही है। तो दावानल की ज्वालाएं, अर्थात जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली है, तो इस तरह से तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो। तो कवि ये कहते हैं कि इस भयावक आग का कवि से कहना है कि अंग्रेज सरकार की जो यातनाएं हैं, उनकी तरफ कवि इशारा करते हुए कह रहे हैं, और इसीलिए शायद वो चीख चीख के सबको अपनी जो ये बात है वो बताना चाहती है। आगे क्या कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि पूछते हैं कोयल से, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। बहुत प्यारी पंक्ति कवि ने लिखी है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। तो कवि कहते हैं कि लगता है शायद कोयल उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ देखकर
चिल्ला रही है क्योंकि वो देख नहीं सकती है, उनको जंजीरों में बंधा हुआ, जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती है। तो वो उसको समझाते हैं, कोयल को समझाते हुए कहते हैं कि ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, अर्थात ब्रिटिश शासन में यही गहने लोगों को पहनाए जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को, भारतवासियों को इसी तरह के गहने पहनाए जाते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जो जेल में है, उन्हें इसी तरह के गहने पहनाए जाते हैं। तो क्या तुम मुझे इन जंजीरों में नहीं देख सकती हो? तो ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोलू का चरकर चू जीवन की तान। बहुत प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है कि कोल्हू का चरकर चू। तो जेल में क्या होता है, कैदियों से बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, बहुत सारी यातनाएं उन्हें दी जाती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कोल्हू का चरकर चू, अर्थात कोल्हू जो है ना, जिससे बैल को एक मशीन होती है जिससे कि या तो सरसों का तेल निकालने की प्रक्रिया या फिर गन्ने का रस निकालने की प्रक्रिया, ये सारे काम उससे किए जाते थे। तो पुराने समय में क्या होता था, अब तो ये सारी चीजें मशीन से की जाती है, लेकिन पहले के समय में ये सारी चीजें इस पर बैल बांध दिए जाते थे और बीच में वो मशीन होती थी और बैलों को चारों तरफ उसके घुमाया जाता था। तो कोल्हू उसे कहते थे। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें अंग्रेज प्रशासन द्वारा कैदियों से करवाई जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं कोल्हू का चरकर चू जीवन की तान, अर्थात अब तो जो कोल्हू चलने की जो आवाज है ना, वो भी हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया है। अर्थात उस चरकर चू को भी मैंने अपने जीवन की तान बना ली है, उसमें भी मैं अपने जीवन की एक नई आस को देखता हूँ, एक नए गीत को देखता हूँ। गिट्टी पर अंगुलियों के ने लिखे नए गान। गिट्टी अर्थात पत्थर। तो पत्थर भी जेल में कैदियों से तुड़वाए जाते थे। तो कहते हैं गिट्टियों पर अंगुलियों के लिखे गान। तो अक्सर क्या होता है, दिन भर दिन रात वो पत्थर तोड़ते तोड़ते अब उनकी उंगलियों पर छाले पड़ गए हैं, उनके हाथों पर छाले पड़ गए हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपनी इन उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं। अपने इन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते वो पत्थरों से अपनी उंगलियों पर भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता के सपने बुन रहे हैं। आगे कहते हैं, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि पेट पर जुआ बांधकर जो चक्की पीसने का काम किया जाता है, पेट पर जुआ बांधकर, तो उसके लिए मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू या फिर चरखा चला चलाकर ब्रिटिश अकड़ की कुएं को खाली कर रहा हूं। मैं कभी भी उनको यह नहीं दर्शाता कि मैं दुखी हूं, मुझे कष्ट हो रहा है या मुझे कोई परेशानी है। अंग्रेज सरकार, अंग्रेज शासन, ब्रिटिश शासन जितने भी यातनाएं, जितनी भी पीड़ाएं देते थे, वो उनको खुशी खुशी सहन करते थे, क्योंकि उनका एक ही परम लक्ष्य था, अपने देश की आजादी, अपने भारत की आजादी। तो कहते हैं कि मैं पेट, यहाँ पर पेट को यानी कि चरखा चलाते चलाते ब्रिटिश अकड़ के उस कुएं को खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि रात में देखिए क्या होता है कि जो कोयल है वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यारा गाती है, और दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो अब कहते हैं कि शायद तुमने ये सारी चीजें, ये सारी यातनाएं, ये सारी प्रणालियां
कवि कहते हैं क्योंकि भूखे रहने के बाद भी वो अंग्रेज सरकार की यातनाओं के सामने नहीं झुकते, अंग्रेज सरकार के सामने नहीं झुकते, उनकी सारी यातनाएं हंसते हंसते सहते हैं, जिससे कि उनकी अकड़ कम हो जाए। और इन यातनाओं को सहने से हमारे मन में बहुत ज्यादा आत्मबल आ जाता है, आत्मसम्मान हमारा हम बढ़ जाता है। और शायद ये बात कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल गई है और तुम जान चुकी हो, तो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो उनको लगता है कि दिन में लोगों को पता ना चल जाए, दिन में तुम्हारे ये आंसू किसी को ना दिख जाए, क्योंकि कोयल तो बहुत अच्छा गाती है, कोयल को बहुत ज्यादा पसंद है, कोयल के गीत सभी को पसंद होते हैं, कोयल को से सब खुश रहते हैं। तो वो उसका रुदन किसी को ना सुनाई दे, उसकी करुणा भरा स्वर किसी को ना सुनाई दे, तो इसीलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, अर्थात इसीलिए तुम रात में इस तरह का वेदना भरे स्वर में गा रही हो। तो तुमने इससे मुझे बहुत ज्यादा व्याकुल कर दिया है, बहुत ज्यादा दर्द मेरे अंदर भी भर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद कर रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप विद्रोह मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल, बोलो तो। अब यहाँ पर कवि कोयल से आगे कहते हैं, इस शांत समय में, रात का समय कैसा होता है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया ये चित्र आपको दिखाया गया है, तारों से भरा हुआ आकाश है बिल्कुल, और इस शांत समय में इस अंधकार को बेद रो रही हो क्यों। तो कोयल से कह रहे हैं कि तुम क्या हमारे अंदर चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, क्या तुम चुपचाप इस अंधेरे को भेद कर, इस अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो कोकिल, बोलो तो। क्या तुम चुपचाप रहकर मधुर विद्रोह बीज, अर्थात सबके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह जगाना चाहती हो, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। तो यहाँ पर इस तरह कवि जेल में बंद कोयल गीत गा गा कर भारत और भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, उनके मन में अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह जगाना चाहती है, अपनी आजादी के लिए उनको बोलना सिखाना चाहती है कि सभी को हक होता है अपनी आजादी के विषय में जानना। क्योंकि जब कुछ स्वतंत्रता सेनानी इतने सारे कष्ट सहकर अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, तो संपूर्ण भारत अगर मिल जाएगा, संपूर्ण देश अगर मिल जाएगा, तो हमारे देश का स्वतंत्र होना निश्चित है, आजाद होना निश्चित है, ब्रिटिश शासन से मुक्त होना निश्चित है। तो इस तरह कोयल इस अंधकार को भेदते हुए रात को रो रही है, एक वेदना भरे स्वर में गा रही है, और शायद वो इन सभी चीजों को देखकर, जो अत्याचार स्वतंत्रता सेनानी सह रहे हैं, उसको देखकर वो सभी भारतवासियों में विद्रोह के बीज बोना चाहती है, अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ने के लिए खड़ा करना चाहती है। तो यहाँ पर कवि कोयल से यही कह रहे हैं, इस भांति बीज बो रही हो क्यों कोकिल, बोलो तो। देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, तू काली तू रजनी भी काली, अर्थात कवि अब यहाँ पर कोयल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर समाज में फैले अंधकार और समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक इस काले शब्द को माना गया है। जो अंधकार अभी फैला है, इसको समाज में अशांति का प्रतीक माना गया है, कि इस समाज में अशांति फैली हुई है और दुख फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर काले रंग का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, तू काली तू रजनी भी काली, रजनी का अर्थ है रात,
तो कवि कहते हैं कि तू भी काली और ये रात भी काली, शासन की करनी भी काली। अर्थात तू भी काली, ये रात भी काली, अर्थात जो माहौल है वो पूरा बहुत ज्यादा दुख का माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है। तू काली, तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो अब यहाँ पर कवि ने काली शब्द का प्रयोग का बहुत बार किया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो काला रंग है, इसको कवि ने दुख, अशांति का प्रतीक माना है। तो चारों तरफ यही फैला हुआ है अभी देश में। तो कवि कोयल से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर तू खुद तो काली है, ये रात भी घोर काली है, और इसी तरह अंग्रेज सरकार द्वारा दी की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। यानी कि वो जितने भी काम करते हैं सब गलत काम करते हैं, सारी करतूतें उनकी काली है। सबसे पहले दूसरे के देश पर आक्रमण करना, उसके बाद उन पर शासन करना, उसके बाद उन पर अत्याचार करना, तो ये सारी जो उनकी करनी है ये भी काली है। काली लहर कल्पना काली, अर्थात ये जो सारी करतूतें हैं ये भी काली है। और अब जो ये लहर है, अर्थात जो भी काम हो रहा है ये भी सब गलत काम हो रहा है। कल्पना भी काली, अर्थात मेरी जो आशा थी, मेरी जो एक आस थी, वो भी अब मुझे काली होती हुई नजर आ रही है, अर्थात समाप्त होती हुई नजर आ रही है। और काली लहर अर्थात जो हवा चल रही है जेल के अंदर, जो ये हवा चल रही है ये भी काली है। और जेल की जो चार दीवारी है ये भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, अर्थात मेरी जो ये काल कोठरी है, क्योंकि कवि ने पहले ही कहा है कि आज जो एक आशा रूपी चंद्रमा आता था वो भी नहीं आया हुआ है, अर्थात चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ है। तो कवि कहते हैं मेरी काल कोठरी काली, अर्थात जो मेरी काल कोठरी है ये भी काली है। टोपी काली कमली काली, अर्थात मैंने जो ये टोपी पहनी हुई है ये भी काली है, मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ है ये भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, अर्थात जो जिन लोहे की श्रृंखलाओं से मैं बंधा हुआ हूँ, अर्थात जो मेरी जो ये चार दीवारी बनी हुई है इस जेल की, वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, अर्थात बार बार जो हमारे ऊपर पहरा लगाया हुआ है और इस पहरेदार की जो हुंकृति है, अर्थात ये हमारे ऊपर जो दिन रात नजर लगाए हुए हैं, हुंकृति की ब्याली, अर्थात जो वो हमें हुंकार लगा रहा है, हमें बोल रहा है, तिस पर है गाली ए आली। तो जो वो हमें हुंकार लगा रहा है उस पर गाली ही निकलती है ए आली। तो वो कवि अर्थात कोयल को आली कहकर पुकार रहे हैं और कहते हैं कि सब कुछ यहाँ काला ही काला है, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ अशांति है। और इस मेरे सामने जो पहरेदार खड़ा है उसकी जो हुंकार है, उसके हुंकार के जो शब्द है उस पर भी केवल गाली ही गाली है, अर्थात वो कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं। जब भी उनके मुंह से शब्द निकलते हैं वो किसी काले सांप की तरह हमें डसने के लिए आते हैं, हमें डसने के लिए दौड़ते हैं। तो बहुत प्यारी सी ये कविता यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ रही होगी। आगे की पंक्तियां हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अब कवि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बावजूद भी, क्योंकि कोयल तो स्वतंत्र है, उसको तो किसी ने कैद नहीं कर रखा है, तो फिर भी इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती
कोयल बोलो तो। कवि को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बावजूद भी आधी रात में, अर्थात काले संकट सागर पर, अर्थात आधी रात में कारागार के ऊपर वो मधुर स्वर क्यों गा रही है। क्या वो भी इस संकट में खुद को ले आई है, अर्थात वो भी उस कवि के साथ उस संकट को झेलना चाहती है। क्या उसने भी मरने की ठान ली है, क्या उसको भी जल्दी है मरने की, मदमाती अर्थात वो भी पगला गई है मरने के लिए। क्यों वो इस संकट सागर में आई हुई है, इस अंधियारी रात में यहाँ पर गाने के लिए आई है। क्या उसको भी मरने की जल्दी है। कोकिल बोलो तो। और अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम इस अंधियारी रात में, इस आधी रात में अपने मीठे गीतों को यहाँ पर गाने के लिए आ रही हो, अपने चमकीले गीतों को यहाँ पर तैरा रही हो। और इन कठिन परिस्थितियों में भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आजादी की भावना को जगाने के लिए, सभी लोगों को आजादी की भावना उनके अंदर जगाने के लिए तुम ऐसा गीत गाती फिर रही हो, चारों तरफ ये आजादी के गीत फैला रही हो। क्या तुम्हारी भी मरने की इच्छा है। क्या क्या तुम भी मरना चाहती हो। तुम क्यों इस संकट में खुद को ले आई हो, हे कोयल बोलो तो। आगे बढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जेल का जो एक कैद खाना होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसमें केवल श्वास लेने भर की एक जगह होती है। तो कवि यहाँ पर अपने बारे में ही कोयल को बता रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे तो आजाद रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, चारों तरफ कहीं भी घूम सकती है, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो काल कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि कहते हैं, अपने मन की स्थिति की तुलना यहाँ पर बहुत मार्मिक ढंग से कवि ने की है कि तुझे तो खुला आकाश मिला हुआ है, लेकिन मुझे काल कोठरी मिली हुई है। तेरा जो संचार है, अर्थात तेरा जो उड़ना है, वो पूरे नभ भर में है, पूरे आकाश में है, लेकिन मेरा केवल 10 फुट का एक छोटा सा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे जो गीत है वो सब उनको सुनकर वाह 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 करते हैं, क्योंकि कोयल का गीत सभी को पसंद होता है। कोयल की जो आवाज होती है वो सबको पसंद होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरे रोने पर भी पाबंदी लगी हुई है, मुझे तो कोई रोता हुआ भी नहीं देख सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता अर्थात अंतर, अलग अलग जो तेरे और तुझ में और मुझ में अंतर है, ऐसी हम दोनों की विषमता को देखकर, हम दोनों के अंतर को देखकर क्या हो रहा है, हम दोनों की जो परिस्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मेरा रोना भी कोई नहीं सुनना चाहता, और तेरी आवाज को सब वाह वाह करते हैं, बजा रही तिस पर भी रणभेरी। इतनी ज्यादा अंतर हम दोनों में है, इतना ज्यादा अंतर, फिर भी कोयल तुम ये युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। अर्थात तुम मेरे लिए, संसार को जगाने के लिए, भारत देश को जगाने के लिए तुम कोयल इस तरह रहस्यमयी तरीके से क्यों गाना गा रही हो। आखिर तुम क्या बताना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो। तो आज की जो ये कविता हमने पढ़ी, कैदी और कोकिला, ये अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका एक जो भाग है वो अभी शेष है। तो आशा करती हूँ कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
और आगे के सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में इस पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।